Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Today in this video lecture, we will discuss further more techniques like chromatography, electrophoresis, spectrophotometry, resolution and magnification in microscopy, and micrometry. What is chromatography? क्रोमेटोग्राफी का जो टेक्निक है इसको हम कलर राइटिंग भी कहते हैं। ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम एक मिक्सचर को, जिसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, उस मिक्सचर में से उन कंपोनेंट्स को हम अलग कर रहे होते हैं। इस टेक्निक को हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। मोस्टली इस टेक्निक को प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स और फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट्स हैं उनको हम अलग करने के लिए यूज़ करते हैं। और इसके अंदर भी डिफरेंट टाइप के क्रोमेटोग्राफीज़ हैं। उसमें से एक एग्ज़ाम्पल हमारे पास है पेपर क्रोमेटोग्राफी का। पेपर क्रोमेटोग्राफी एक सिंपल टाइप का एक क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है जिसके अंदर हमारे पास 2 फेजेस होते हैं। आपने सुना होगा, एक स्टेशनरी फेज़ होता है और एक हमारे पास मोबाइल फेज़ होता है। स्टेशनरी फेज़ जिस तरह से नाम से लग रहा है कि ये स्टेशनरी होता है, ये मूव नहीं करता। स्टेशनरी फेज़ में हम सेलुलोज फाइबर का एक पेपर ले लेते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ एक्चुअली पेपर, और ये सेलुलोज का एक फिल्टर पेपर रखा हुआ है जिसको हमने क्रोमेटोग्राफिक के लिए हमने यूज़ किया है एज ए स्टेशनरी फेज़। इसको हम कहते हैं स्टेशनरी फेज़। अब ये जो स्टेशनरी फेज़ है इसके सराउंडिंग में एक हम सॉल्वेंट डालते हैं विच इज़ नोन एज मोबाइल फेज़। क्योंकि ये सॉल्वेंट मूव कर रहा होता है इसलिए हम इसको कहते हैं मोबाइल फेज़। उस सॉल्वेंट के अंदर हमने इस पेपर को रखा हुआ है इस तरह से, और इस पेपर को हमने यहाँ पे एक सपोर्ट दिया है। सिंपली ये आपने स्टडी किया होगा कि सिंपली हम इसको एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे भी हम इसको परफॉर्म करते हैं कि एक बीकर में सॉल्वेंट लेके उस सॉल्वेंट को एज मोबाइल फेज़ हम यूज़ करते हैं, और इसके बीच में हम एक पेपर रख लेते हैं जो सेलुलोज फिल्टर पेपर है जिसको हम स्टेशनरी फेज़ के तौर पे यहाँ पे यूज़ करते हैं। और इस पेपर को हम बीकर के ऊपर इस तरह से एक सिंपल ग्लास रोड के थ्रू इसको हम सपोर्ट दे रहे होते हैं। अब इसका मैकेनिज़्म देखें कि अब इसमें क्या होगा कि जो भी आपके पास गिवन एक मिक्सचर है, उस मिक्सचर के अंदर आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स को आपने अलग करना है। तो ये जो मिक्सचर है, आप उस मिक्सचर को जिसको आपने सेपरेट करना है, उस मिक्सचर को आप इस सॉल्वेंट के अंदर डाल देते हैं। मींस कि आप मोबाइल फेज़ के अंदर इसको डाल देते हैं। तो जो ही ये सॉल्वेंट इस पेपर के ऊपर की तरफ मूव करेगा, साथ में ये मिक्सचर भी ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है, और ये थोड़ी देर बाद जो है ये डिफरेंट पोजीशंस पे आपको इस तरह से डॉट्स नज़र आएंगे। आई एम रिपीटिंग अगेन कि सबसे पहले आपने सिंपल एक सॉल्वेंट डाला हुआ है इसके अंदर, और वो सॉल्वेंट को हम कहते हैं मोबाइल फेज़। क्योंकि वो मूव करता है इसलिए हम मोबाइल फेज़ कहते हैं। उसके सेंटर में हमने एक सेलुलोज फिल्टर पेपर रखा हुआ है जिसको हम स्टेशनरी फेज़ कहते हैं। अब जो स्टेशनरी फेज़ है ये सेंटर में आपके पास होगा। ये स्टेशनरी फेज़ के अंदर ये लिक्विड जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। जो ही ये सॉल्वेंट या जो लिक्विड हमने यूज़ किया है, ये सॉल्वेंट ऊपर की तरफ मूव करेगा। जो आपने मिक्सचर डाला है, मिक्सचर में आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट्स थे, वो भी आप डाल लेते हैं इसके अंदर, तो वो भी साथ में इस पेपर के ऊपर मूव करेंगे, और इस तरह डिफरेंट पोजीशंस पे ये आपको इस तरह से डॉट्स बनाते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। तो इसी तरह जो है इस पूरा प्रोसेस को हम, इस पेपर को हम कहते हैं क्रोमेटोग्राम, और इस पूरा जो एक्सपेरिमेंट है या जो पूरा टेक्निक है इसको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। तो आपने एक मिक्सचर लिया और उसको आपने डिफरेंट कंपोनेंट्स में सेपरेट किया। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि आपने जो इंक है उसका आपने मिक्सचर लेना है जिसमें आपके पास रेड इंक का भी आपके पास एक कंपोनेंट है, ब्लू इंक है, ब्लैक इंक है। तीनों इंक के 3 ड्रॉप्स को आपने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद आपके पास एक मिक्सचर बन गया। अब आप चाह रहे हैं कि इस मिक्सचर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करें।
तो उसको आप इस मेथड के थ्रू, क्रोमेटोग्राफी मेथड के थ्रू आप इसको सेपरेट ईजिली कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। मोबाइल फेज में आपके पास एक सॉल्वेंट होगा, एक सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, और दूसरा आपके पास स्टेशनरी फेज होगा जिसमें आप सेलुलोज फिल्टर पेपर सेंटर में यूज़ करेंगे। और उस मिक्सचर को जो आपने 3 डिफरेंट जो कलर के इंक्स आपने डाले हैं, उस मिक्सचर को भी आप इसी के अंदर डाल देंगे, इस सॉल्वेंट के अंदर डाल देंगे। तो ये फिल्टर जो सेलुलोज फिल्टर पेपर है उसके ऊपर ये सॉल्वेंट एब्जॉर्ब होता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा, साथ में ये मिक्सचर भी मूव करेगा ऊपर की तरफ, और डिफरेंट पोजीशंस पे डिफरेंट जो इंक्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। दैट मीन्स कि आपने एक मिक्सचर को सेपरेट किया इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स बाय यूजिंग क्रोमेटोग्राफी और पेपर क्रोमेटोग्राफी। एंड देन वी हैव नेक्स्ट टेक्निक, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा टेक्निक है जिसमें आप क्या करते हैं कि एक पॉलीमर मॉलिक्यूल को आप सेपरेट कर देते हैं बेस्ड ऑन साइज, शेप, मोलिक्यूलर वेट एंड चार्ज। ये 4 चीज़ आपने जहन में रखने हैं कि एक पॉलीमर को आप सेपरेट करते हैं बेस्ड ऑन इट्स साइज, शेप के बेस पे भी, साइज के बेस पे भी, मोलिक्यूलर वेट और चार्ज के बेसिस पे आप उसको सेपरेट करते हैं। मोस्टली हम इसको अगेन वही डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन की सेपरेशन के लिए हम सेल बायोलॉजी के अंदर इस टेक्निक को हम यूज़ करते हैं। और इसमें होता क्या है एक्चुअली कि हमारे पास इस तरह का ये इलेक्ट्रोफोरेसिस का आपने एपरेटस तैयार किया हुआ है। इसको आपने गौर से देखना है कि इनिशियली क्या किया जाता है कि यहाँ पे भी अगेन एक मीडियम यूज़ होता है। मीडियम के अंदर आप क्या करते हैं कि एक सपोज़ हम डीएनए ले लेते हैं, तो डीएनए के हमारे पास डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हैं। एक छोटा साइज़ का एक फ्रेगमेंट है डीएनए का, एक थोड़ा सा बड़ा है, एक उससे बड़ा है। तो डिफरेंट साइज़ के हमारे पास डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, और उनको हम इस टेक्निक के थ्रू अगर सेपरेट करने जा रहे हैं तो इसके लिए हम कैसे सेट करेंगे एक्सपेरिमेंट कि हमारे पास जेल होगा। हम जेल यूज़ करते हैं कि जेल को हम एक 2 ग्लास प्लेट्स के बीच में जेल को रख लेते हैं, या प्लास्टिक के बीच में एक जेल को रख लेते हैं। जेल आप समझते हैं, एक बायोलॉजिकल एक पॉलीमर है हमारे पास जो कि जिससे हम जेल बना लेते हैं, वो एग्जैक्टली जेल ही होता है। तो वो जेल को हम 2 ग्लास प्लेट्स के बीच में रख लेते हैं, या प्लास्टिक के जो 2 प्लेट्स हैं उनके बीच में रख लेते हैं। उसको रखने के बाद फिर उसके जो स्लेब्स हैं उनको हम यहाँ पे इस तरह खड़ा कर लेते हैं। ये आपके सामने देखें, हमारे पास इसके भी 2 टाइप्स हैं। एक को हम वर्टिकल जेल कहते हैं, एक को हॉरिजॉन्टल कहते हैं। एक वर्टिकली इस तरह से हम रख लेते हैं, उसको हम वर्टिकल जेल कहते हैं, और दूसरा एक हमारे पास हॉरिजॉन्टली होता है, तो उसको हम हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं। इस तरह से इन स्लेब्स को आप कहाँ पे रखेंगे कि इन स्लेब्स को आप सॉल्ट सोल्यूशन मीडियम के अंदर रखेंगे। अभी हमने बात की थी कि एक मीडियम भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर हम जेल को रख लेते हैं। तो यहाँ पे इस मीडियम के अंदर इनको रखेंगे, ये एक्चुअली साल्ट का सोल्यूशन होता है। उसके बाद फिर क्या किया जाता है कि बाहर से हम इसको करंट देते हैं। ये आपके पास पावर सप्लाई है, एक एंड को हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं, दूसरा एंड को हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं, और आपको आइडिया है कि ये जो साल्ट सोल्यूशन है यहाँ से करंट गुजर जाती है। तो इसमें हमने जो भी सॉल्वेंट यूज़ किया है या जो भी मीडियम हमने इसको प्रोवाइड किया है वो सॉल्ट सोल्यूशन है, तो करंट यहाँ से गुजरेगी। यहाँ पे नेगेटिव एंड के साथ इसको जोड़ा, दूसरे एंड को हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ से जब करंट पास होगी तो आपके पास जो डीएनए के हमने डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हमने यूज़ किए हैं, तो वो साइज़ के बेस पे ट्रेवल करना शुरू करेंगे। जो नेगेटिव मॉलिक्यूल्स हैं वो पॉजिटिव पोल की तरफ मूव करेंगे, और जो पॉजिटिव अगर कोई मॉलिक्यूल है आप का जो मिक्सचर है उसमें, तो वो नेगेटिव पोल की तरफ मूव करेंगे। तो डीएनए का आपको आइडिया है कि डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये हमेशा हमेशा दिस पॉजिटिव पोल की तरफ ये डीएनए मूव करेगा। और अब डिपेंड करता है फ्रेगमेंट्स के ऊपर
कि अगर छोटा फ्रैगमेंट है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, वो जल्दी चला जाएगा पॉजिटिव पोल की तरफ। अगर मीडियम है तो वो उससे स्लो जाएगा, और अगर लार्ज कोई डीएनए का फ्रैगमेंट है तो वो उससे भी स्लो चला जाएगा। और इसी तरह जो है हमने क्या किया कि सेपरेट किया इन डीएनए फ्रैगमेंट्स को बेस्ड ऑन देयर साइज, चार्ज और शेप और मॉलिक्यूलर वेट। तो जितना लार्ज साइज का फ्रैगमेंट होगा, जाहिर है उसका वेट भी ज़्यादा होगा, तो वो स्लोली मूव करेगा। और जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होंगे डीएनए के, तो उनका वेट भी कम होगा, तो वो स्लोली मूव करेंगे। और उसके बाद फिर हम बाद में क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल्स को फिर हम सेपरेट करते हैं। कैसे सेपरेट करते हैं? बेस्ड ऑन स्टेनिंग। वही कलर स्टेन हम करते हैं इसको, और उसके बेसिस पे हम बड़े फ्रैगमेंट्स को, या उससे छोटे फ्रैगमेंट्स, उससे छोटे और सबसे छोटे फ्रैगमेंट्स, तो डिफरेंट साइज़ के जो फ्रैगमेंट्स का एक मिक्सचर था डीएनए का, उनको हमने इस मेथड के थ्रू सेपरेट किया। दिस इज़ नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। एंड देन वी हैव स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एक ऐसा टेक्निक है जिसमें आप क्या करते हैं कि डिफरेंट वेवलेंथ के जो लाइट हैं उसकी एब्जॉर्प्शन को चेक करते हैं। कोई भी केमिकल कंपाउंड कौन से वेवलेंथ को, लाइट के कौन से वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, उसको आप चेक करते हैं। वो कोई केमिकल कंपाउंड भी हो सकता है, या कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी होते हैं। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि ये जो गिवन केमिकल कंपाउंड है या ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो कौन सा वेवलेंथ को लाइट के अंदर, आपको पता है कि डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं लाइट के अंदर, तो उसमें से कौन सा वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब कर सकता है और किस वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, उसको अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ करते हैं। दिस इज़ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। यहाँ पे सैंपल रखना होता है, यहाँ से ये खुलता है और यहाँ पे आप ट्यूब के अंदर रख के सैंपल रखेंगे, और यहाँ से आप प्रोग्राम सेट करते हैं कि आपने जो है आपने जो गिवन सैंपल है वो किस उसकी जो है वो किस तरह से उसको प्रोग्राम देना है, उसको आप यहाँ से सेट करेंगे। और आपके पास उसके बाद जो है आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाएंगे कि अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, कि किस सैंपल ने कितना अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब किया, किस सैंपल ने कितना अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब किया, एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट गिवन होगा। तो इन दोनों वैल्यूज़ को अगर आप ग्राफ के थ्रू आप ड्रॉ करते हैं तो उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इस इंस्ट्रूमेंट को आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। और अगर आप उनकी वेवलेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ जिनकी एब्जॉर्प्शन जो है वो अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, सपोज क्लोरोफिल बी ने जो है वो कितना एब्जॉर्ब किया, कौन कौन सी वेवलेंथ को इसने एब्जॉर्ब किया है, कैरोटीनॉइड्स ने कौन से वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया है, और एब्जॉर्प्शन की अमाउंट भी ये कैलकुलेट करके देता है, अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। ठीक है, तो ये अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब के साथ ये डिफरेंट वेवलेंथ्स, और ये आपने डिफरेंट सैम्पल्स रखे हैं, तो डिफरेंट सैम्पल्स ने कौन कौन सी वेवलेंथ्स और कितना अमाउंट में उन्होंने एब्जॉर्ब किया है, कौन कौन से वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब किया है और कितना अमाउंट में इन्होंने एब्जॉर्ब किया है, उसको अगर आप एक ग्राफ के थ्रू इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो ईज़िली आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आप डिफरेंट कंपाउंड्स के आप करते हैं। तो इसकी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की, कि ये इवन अगर किसी सैंपल में बहुत माइनर अमाउंट में भी हमारे पास अगर डीएनए मौजूद होता है तो ये उसको भी ईज़िली डिटेक्ट कर सकता है। गिवन सैंपल के अंदर अगर बिल्कुल माइन्यूट क्वांटिटी में भी अगर डीएनए मौजूद है तो उसको भी ये इवन ईज़िली डिटेक्ट कर सकता है। तो इसलिए इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की। And then we have resolution and magnification in microscopy. What is resolution? Resolution आपने सुना होगा कि the minimum capacity of lens to differentiate between two adjacent points. किसी भी लेंस की ये एबिलिटी कि वो दो एडजेसेंट या दो क्लोज पॉइंट्स को अगर वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है तो उसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं।
तो जितने ज़्यादा क्लोज पॉइंट्स को कोई भी लेंस अगर डिफ्रेंशिएट करता है तो दैट मीन्स कि उसकी रेजोल्यूशन पावर ज़्यादा है। क्लोजेस्ट पॉइंट्स को भी इवन अगर कोई भी लेंस डिटेक्ट करता है तो उसको हम कहते हैं कि इसकी रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। एंड व्हाट इज़ मैग्निफिकेशन? अब कहते हैं कि ह्यूमन आई की जो रेजोल्यूशन पावर होती है दैट इज़ 0.1 मिलीमीटर। 0.1 मिलीमीटर ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन होती है, और किसी भी रेजोल्यूशन को हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग मैग्निफिकेशन। एंड व्हाट इज़ मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन एक ऐसी कैपेसिटी है किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की कि वो किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओरिजिनल साइज से कितना बड़ा करके हमें दिखाता है, उसको हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू इंक्रीज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन इट्स ओरिजिनल साइज। जो भी ओरिजिनल साइज है उससे ये कितना टाइम्स बड़ा करके, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमें किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओरिजिनल साइज से ज़्यादा बड़ा करके हमें दिखाता है तो दैट मीन्स कि इसकी मैग्निफिकेशन पावर ज़्यादा है। द रेजोल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग मैग्निफिकेशन। इन किसी भी लेंस की जो रेजोल्यूशन है उसको हम मैग्निफिकेशन इंक्रीज़ करके उसकी रेजोल्यूशन पावर को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि जितने क्लोजेस्ट पॉइंट्स को ये डिफ्रेंशिएट करेगा तो ये ऐसा कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसकी मैग्निफिकेशन हाई है वही हमें दो बहुत ही क्लोजेस्ट पॉइंट्स को हमें डिफ्रेंशिएट करके ईजिली ये दिखा सकता है। एंड द रिजॉल्विंग पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप कहा जाता है कि इट इज़ 250 नैनोमीटर, और जबकि इसकी मैग्निफिकेशन जो होती है दैट इज़ 4000x। 4000x का मतलब ये है, सपोज़ हमारे पास एक मैग्निफिकेशन को हम मोस्टली रिप्रेजेंट करते हैं x के थ्रू। अगर आपने सुना होगा कि इस जो है माइक्रोस्कोप का 10x का एक लेंस है। 10x का लेंस का मतलब ये है कि 10x का मतलब ये है कि ये किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओरिजिनल साइज से 10 टाइम्स ज़्यादा लार्ज करके हमें दिखाता है, तो इसको हम कहते हैं 10x। 4000x का मतलब ये हुआ कि ये लाइट माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन पावर है दैट इज़ 4000x। ये किसी ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल साइज को 4000 टाइम्स लार्ज करके हमें दिखाता है, इसलिए हम कहते हैं इसको 4000x। एंड द रेजोल्यूशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑब्वियसली 0.4 रेजोल्यूशन पावर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 0.2 नैनोमीटर है। बहुत ही जो है ये इसकी वैल्यू बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप। दैट मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा क्लोजेस्ट पॉइंट्स को भी इवन ये डिफ्रेंशिएट करके हमें दिखाता है। एंड इट्स मैग्निफिकेशन इज़ 2 लाख x। किसी ऑब्जेक्ट को उसकी अपनी ओरिजिनल साइज से 2 लाख टाइम्स लार्ज करके हमें दिखाता है, इसलिए जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लोग प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोपी जो है ये एक टेक्निक है जिसमें आप किसी ऑब्जेक्ट को, ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि नेकेड आई से आप नहीं देख सकते हैं, उसको आप क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप आप देख लेते हैं, उसको हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको आप सिंपल नेकेड आई से आप नहीं देख सकते हैं तो उनको आप माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं, तो उनको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपी। और मोस्ट ऑफ द एनिमल और प्लांट सेल्स के बारे में कहते हैं कि इनकी साइज़ की जो रेंज होती है दैट इज़ बिटवीन 10 माइक्रोमीटर एंड 30 माइक्रोमीटर। तो इसलिए आप क्या करते हैं कि विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप आप उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। ऑब्वियसली हमारी जो आई है वो उसको नेकेड आई से हम उनको नहीं देख पाते हैं, तो इसलिए हम माइक्रोस्कोप्स का इस्तेमाल करते हैं, एंड दैट process is known as microscopy. And finally we have micrometry. Micrometry is measurement of size of an object under microscope. अगर कोई मैं आपको एक सेल दे देती हूँ कि इसकी आपने साइज़ मेजर करनी है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, तो उसको आप कहेंगे माइक्रोमेट्री। किसी सेल की साइज़ को अगर आप
मेयर करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की मदद से आप उसकी साइज़ कैलकुलेट करते हैं, उसको हम कहते हैं माइक्रोमेट्री। अब माइक्रोमेट्री में हमारे पास दो माइक्रोमीटर्स होते हैं। एक होता है ओक्यूलर माइक्रोमीटर। ये ओक्यूलर माइक्रोमीटर जो होता है ये आई पीस में, माइक्रोस्कोप का जो आई पीस है वहाँ पे ये फिक्स होता है, इसको हम कहते हैं ओक्यूलर माइक्रोमीटर। अब जो ओक्यूलर माइक्रोमीटर है इसके अंदर जो स्केल्स हैं वो डिवाइड होते हैं 0 to 100 यूनिट्स में। ये जो है सिंपल यूनिट्स हैं, सिंपली इनको डिवाइड किया गया है, ये 100 डिवीजन्स में इनको डिवाइड किया है। ये 0 से स्टार्ट होते हैं और 100 पे ये ख़त्म होते हैं। तो 100 इक्वल डिवीजन्स में कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है यहाँ पे, जस्ट दे आर डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन्स, जिनको हम यूनिट्स कहते हैं सिंपली। तो इनको 100 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, ओक्यूलर जो माइक्रोमीटर है उसको। एंड देन इट इज़ प्लेस्ड इन आई पीस ऑफ द माइक्रोस्कोप। जाहिर है ये स्केल के साथ आई पीस, माइक्रोस्कोप का जो आई पीस है वहाँ पे रखेंगे, और जब आप ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो वे स्पेसिफिक कोई लेंथ, स्पेसिफिक जो है वो यूनिट्स में वो साइज़ फॉल करेगा, वो सामने से आपको नज़र आ जाएगा। सपोज़ अगर मैं कहती हूँ कि आप जो भी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं वो 30 यूनिट्स और 40 यूनिट्स के बीच में आ रहा है, 30 यूनिट्स और 40 यूनिट्स के बीच में आ रहा है, तो दैट मीन्स कि आप क्या करेंगे, इसको सपोज ये ऑब्जेक्ट 30 और 40 यूनिट्स के बीच में आ रहा है, तो आप क्या करेंगे 40 माइनस 30, दैट मीन्स कि ये 10 यूनिट्स के बीच में आ रहा है। अब जो ये स्केल है इसको आप फिर एक और स्केल के साथ कंपेयर करते हैं जिसको स्टेज माइक्रोमेट्री कहा जाता है। इसमें हमने शुरू में बात की थी कि इसमें दो टाइप के माइक्रोमेट्रिक स्केल्स होते हैं। एक हमारे पास होता है ओक्यूलर माइक्रोमीटर, दूसरा हमारे पास होता है स्टेज माइक्रोमीटर। ये जो आपको नज़र आ रहा है ऊपर का, ये स्टेज का माइक्रोमीटर है, एंड दिस इज़ ओक्यूलर माइक्रोमीटर। ओक्यूलर माइक्रोमीटर को 100 डिवीजन्स में डिवाइड किया है, और इसको आप डायरेक्टली माइक्रोस्कोप के आई पीस में ये फिक्स होता है। और यहाँ से अगर मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर ये आपका ऑब्जेक्ट 30 और 40 के बीच में आ रहा है, तो आप क्या करते हैं कि 40 माइनस 30 आप करेंगे, तो आपके पास 10 यूनिट्स इसकी साइज़ आ गई। 10 यूनिट्स कौन सा मेजरमेंट पे आ गया, ओक्यूलर माइक्रोमीटर पे। फिर इसको आप कंपेयर कर देते हैं स्टेज माइक्रोमेट्री के साथ, जो कि मिलीमीटर में ये डिवाइडेड स्केल है, मिलीमीटर में ये मेजर करता है। तो इसको आप इसके साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर आप किस तरह से करते हैं कि पहले आप इस स्केल को डायरेक्ट इसके ऊपर रखेंगे, जिसको सुपर इम्पोजिंग कहा जाता है, कि इसको इसके करीब लेके आएंगे और इसको इसके करीब लेके आके आप चेक करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जो 0 से 100 तक की जो यूनिट्स में जो डिवीज़न है वो कहाँ से कहाँ तक मिलीमीटर में ये इसके बराबर होता है। तो आप अब यही देख लेंगे कि एक जो यूनिट है वो कितना मिलीमीटर के बराबर है, वो सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे। सपोज़ इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, देखें इसके 100 डिवीजन्स इस स्केल के स्टेज माइक्रोमीटर के 10 स्केल्स के बराबर है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, आप डिवाइड करेंगे, उसको डिवाइड करने के बाद फिर आप कैलकुलेट करेंगे कि 10 यूनिट्स जो आपका जो ऑब्जेक्ट का जो साइज़ आपके पास 10 यूनिट आया है वो फिर कितने मिलीमीटर के बराबर होगा। इस तरह से आप इसको ईज़िली कैलकुलेट कर सकते हैं। मिलीमीटर में आप इसकी साइज़ को ईज़िली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग दिस ocular micrometry with stage micrometry. Thank you so much for watching my video.